नमस्कार। आज हम गुजरात में हैं। मेरे साथ हरीश हैं, मेरे साथ जिगर भाई है और आज हम बात करने आए हैं गुजरात के बारे में। हमारी उस श्रृंखला का पार्ट है ये, जिसमें हम बीजेपी की परफॉर्मेंस का अलग-अलग स्टेट पे कैसा रहने वाला है मामला, वो जानने आए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी के लिए जिगर भाई जो है यहाँ के बहुत ही पॉपुलर लोकल लीडर्स में से एक हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि गुजरात का जैसा परसेप्शन गुजरात के बाहर है, जैसे हरीश दिल्ली से है और मुझे भी काफी समय हो गया है गुजरात में, वो परसेप्शन जो बाहर है वैसा ही ग्राउंड लेवल पर है कि नहीं है। सो हरीश, पहले मैं आपको शुरू करना चाहूंगा। नेशनल लेवल पे गुजरात को बीजेपी की परफॉर्मेंस गुजरात में कैसे देखी जाती है? देखिए, गुजरात का फैक्टर जो था उसकी परफॉर्मेंस तो 2014 के लोकसभा चुनाव में क्लियर हो गई थी। वो पूरी ब्रांडिंग ही थी कि गुजरात मॉडल को जो है इंडिया में पेश किया जाएगा और इंडिया को गुजरात की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। तो ये गुजरात की परफॉर्मेंस की बात थी। ग्राउंड लेवल पर जब हम बात करते हैं गुजरात की, तो देखो, गुजरात की जनता बीजेपी के साथ आज से नहीं है, लंबा टाइम हो गया। 2 टर्म से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात से आते हैं। उससे पहले लंबे वक्त तक वो मुख्यमंत्री रहे। उनसे पहले भी राज्य में बीजेपी की ही सरकार रही। कांग्रेस यहां पर गुजरात में जब खास तौर पर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहां जीरो है, लेकिन वो छोटी छोटी पॉकेट्स में कहीं कहीं पर रह गई है। जैसे हम, मुझे लगता है कि अहमदाबाद शहर की बात करेंगे अगर, तो अहमदाबाद में कोई एक पर्टिकुलर विधानसभा में कांग्रेस के कुछ एरिया में ज्यादा मजबूत वोटर हैं, किसी दूसरे शहर में कोई पर्टिकुलर, लेकिन वो ऐसा वोटर नहीं बचा है जब कंबाइन हो और वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर हो। उसके पीछे रीजन ये भी होता है, जब आप लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहते हैं तो उसके दो जो मेजर फर्क जो पड़ते हैं वो ये पड़ते हैं कि आपका जो कार्यकर्ता होता है, किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता तब जुड़ता है जब कार्यकर्ता के काम जो है वो होते रहे। अगर पार्टी सत्ता में है तो किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी आए तो पार्टी उसकी हेल्प कर दे या कुछ भी। अब जब आप लंबे वक्त से सत्ता से बाहर हैं तो कार्यकर्ता का मनोबल वैसे ही टूट गया। कार्यकर्ता जब किसी का काम ही नहीं करवा पाएगा, मोहल्ले के किसी लड़के को अगर पुलिस ने पकड़ लिया, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, कार्यकर्ता जब थाने में जाकर उस लड़के के छुड़वा ही नहीं पाएगा तो फिर जनता भी कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं करती और कार्यकर्ता का मनोबल भी खत्म हो जाता है, जो गुजरात में खास तौर से हम देखते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है, बहुत लंबे वक्त में अगर आप याद करेंगे तो मुझे लगता है शक्ति सिंह गोहिल के अलावा मुझे कोई और दूसरा नाम याद नहीं आता जो कांग्रेस में गुजरात में थोड़े मजबूत चेहरे थे। अब वो भी जो है गुजरात से बाहर पार्टी ने निकाला। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस यहां पर फाइट में है ही नहीं, इसीलिए बीजेपी को जो है वो फ्री हैंड मिला हुआ है। मैं जिगर भाई से थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जिगर भाई, आप क्योंकि यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अच्छा, हमसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे, कांग्रेस क्या यहां पर अभी या अगले 5 साल बाद या अगले 10 साल बाद आपको कहीं नजर आती है क्या? जी नहीं, कांग्रेस का ऐसा कोई लीडर ही नहीं है हाँ, फिलहाल। हाँ, कि गुजरात के अंदर या हमारे नजदीक में भी कोई जगह पर कांग्रेस आ सके, ऐसा कोई लग नहीं रहा है। देखिए, जो जिगर पटेल जी ने जो बात बोली, ये कांग्रेस के साथ सिर्फ गुजरात में नहीं है। कांग्रेस ने ये तमाम स्टेट्स में जहां से भी कांग्रेस खत्म हुई है, वहां कांग्रेस ने कोई चेन ऑफ कमांड खड़ी ही नहीं की। आप समझिए, मैं जैसे कह रहा हूं कि मुझे शक्ति सिंह गोहिल का एक नाम याद आता है। वो बड़े नेता हैं, लेकिन वो बहुत बड़े नेता नहीं थे। और अगर वो मान लें कि वही सबसे बड़े नेता, तो सेकंड इन कमांड कौन है? उत्तर प्रदेश से इसी तरह कांग्रेस खत्म हुई, वहां कांग्रेस के पास सेकंड इन कमांड कोई था ही नहीं, चेन ऑफ कमांड जो होती है। उत्तराखंड में देखिए आप, वही। बिहार से बाहर हुए तो भी यही था। और बाकी सब चीजों को छोड़ दें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब 2004 में वाजपेयी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई, केंद्र की सत्ता में, तब कांग्रेस ने जो फेस बनाया मनमोहन सिंह, वो मनमोहन सिंह भी कोई बहुत स्ट्रांग नेता नहीं थे। और उसके बाद 2009 में भी कांग्रेस की कुछ नीतियां रही जिसकी वजह से कांग्रेस जीती, लेकिन फिर मनमोहन सिंह। और आज आप कहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अगर किसी को 10 बड़े नेताओं के नाम गिनवाने हो जो अपने दम पर कहीं खड़े हो जाएं और अपने दम पर आसपास की 4 सीट पर असर डाल दें, ऐसे 10 नाम कांग्रेस में अभी नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक। पर देखिए,
शंकर सिंह वाघेला के समय से जो केशुभाई पटेल को अच्छी खासी टक्कर देते थे अपने पे, जो फियास्को हुआ और जो कांग्रेस पार्टी ने फिर उनको सपोर्ट नहीं किया, फिर उनके बेटे को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, वो बेटे को पार्टी में नहीं आने दिया और टिकट के ऊपर जो थोड़ी परेशानी हुई जिसकी वजह से केशुभाई पटेल मैंडेट लेके आए और फिर केशुभाई पटेल के बाद मोदी जी जो है कंप्लीट मैंडेट के साथ ही आए। केशुभाई पटेल के टाइम पे जनता का कंप्लीट समर्थन बीजेपी को नहीं था। सो वहां से जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस कैडर का बेसिकली गुजरात में, वो अभी तक चलता आ रहा है। सो और स्टेट्स की कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है और जो यहाँ की कहानी है बिकॉज मोदी जी का होम स्टेट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सो अगर उठना भी चाहे कोई नाम प्रोमिनेंट कैसे होता है जब आप उसको नेशनल लेवल पे कुछ एक्सपोजर दे। अगर आप लोकल लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नेशनल लेवल पे एक्सपोजर देने को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अब उठने को कांग्रेसी नेता तो होंगे ही, यहाँ पे कांग्रेस कैडर होगा ही, है ना, लेकिन अगर वो अपने लोकल लेवल पे ही चुनाव नहीं जीत पा रहा है तो नेशनल लेवल की जस्टिफिकेशन राहुल गांधी कैसे देंगे कि लाइक इनको हम नेशनल लेवल पे लेके आए हैं? समझ रहे हैं आप? मोहित, थोड़ा सा देखिए, आपने एक बहुत अच्छा नाम लिया अपनी बात के अंत में, राहुल गांधी। ठीक है, अमेठी परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। राहुल गांधी 2019 का चुनाव अमेठी से हार गए। ठीक है, और राहुल गांधी जितने स्टेट्स में प्रचार के लिए जाते हैं वहां जीत से ज्यादा हार डिसाइड होती है कांग्रेस की, यह फैक्ट है। फिर भी राहुल गांधी को पुश किया जा रहा है। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो है इस तरीके से काम करती है कि किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस जो है वो या तो सामने आने नहीं देती, या अगर कोई मजबूत नेता दिख भी रहा है तो उसे साइड करने की कोशिश होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हरियाणा का सबसे अच्छा, मनोहर लाल खट्टर को 2014 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है देश में किसी ने मनोहर लाल खट्टर का नाम भी नहीं सुना था। 2014 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के जो बड़े नेता थे उनका सपोर्ट मिला, तभी तो मनोहर लाल खट्टर जो बड़े नेता बन के उभरे और फिर 2019 में दोबारा से उन्हीं को सीएम बनाया गया। जब आप ऐसा करोगे ही नहीं, आप कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको याद नहीं होगा कि गुजरात में कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री रहे भी हैं उनमें से किसी ने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो तो जी, ये ठीक है, समस्या रही है। ये जब समस्या रही, आप किसी को अगर हम जिगर भाई के साथ आज बैठे हैं बातचीत करने के लिए, अगर हमें भरोसा ही ना हो कि जिगर भाई से हम जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होगी और हम उनकी हर बात को जो है लैपटॉप में या कहीं और जो है क्रॉस चेक करें कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, या मोहित की बात को मैं इस तरीके से काटूं, तो फिर वो कैसे जिगर भाई प्रोमिनेंट बनेंगे? इसी तरीके से कांग्रेस में रहा, हर नेता को किसी को साल भर बाद हटा दिया, एक टेन्योर में 5 साल में 2 मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री, तो वो तमाम चीजें वो इंटरनल पार्टी की बातें हैं। पिछले 3 साल में गुजरात में बीजेपी में ही 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती है, ठीक है। तो पहले आनंदीबेन थी, उसके बाद रूपाणी जी आए और अब भूपेंद्र जी हैं, ठीक है। सो ऐसे तो आप बोलेंगे हमारे यहाँ भी इंटरनल फ्यूड चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, यहां पर 2 चीजें होती है मोहित, ये मैं जिगर भाई से अभी जो है आज गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जिगर भाई, अगर आज चुनाव का ऐलान हो जाए तो कांग्रेस के कितने बड़े नेता गली गली घूमते दिखेंगे और बीजेपी के कितने नेता गली गली घूमते दिखेंगे? ज्यादातर तो बीजेपी के ही गली गली घूमते हुए मिलेंगे। भाजपा के ही ज्यादातर। कांग्रेस का तो है ही नहीं, क्या घूमेंगे? और समझो कि जो मेगा सिटी है, सिर्फ उसमें ही घूमेंगे। जो गांव है छोटा सा, वो कोई जगह पर नहीं घूमता है। देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूं ना मोहित, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर चुनाव का ऐलान होगा ना, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो भी बड़े नाम है कांग्रेस में, उन सबको ना एसी चैम्बर में बैठने वाला नेता कहा जाता है, वो जमीन पे उतरने वाले नेता नहीं है। एक वाक्य जो है ना, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बहुत बार इस्तेमाल किया कि सिलेंडर के दाम अब बढ़ रहे हैं तो स्मृति ईरानी क्यों चुप है? जब हमारे टाइम में, यूपीए के टाइम में बढ़ते थे तो सिर पे सिलेंडर रख के सड़क पर उतर जाती थी, कहती है ना कांग्रेस लगातार। जब कांग्रेस ये कहती है तो क्या कांग्रेस का कोई नेता आपको नजर आता है जो सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सिर पर सिलेंडर रख के सड़क पर बैठ जाए? नहीं। तो जब
आप जनता के मुद्दों को जनता के बीच में जाकर उठाने के बजाय एक ट्वीट करके उठाने लगोगे तो फिर आप जनता से कनेक्ट कैसे करोगे? और जब जनता से आप कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप जीतोगे कैसे? पर फिर तो आप कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अगर एक पार्टी जो है जैसे अगर आप एक ही पार्टी को सिर्फ एक लीडर को देख के वोट करते रहेंगे तो कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर तो उसमें आता ही रहेगा फिर तो, कि तो हमें तो वोट मिलने ही वाला है, हम काम ही नहीं करेंगे। मोहित, दो चीजें मैं जिगर भाई को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा। जिगर भाई, जैसे मोहित ने अभी बोला कि किसी को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं लोकली दो लोग हैं मेरे पास, एक आप हैं, एक मोहित बैठे हैं, दो। मेरे को अगर गांव से जुड़े मुद्दे की बात करनी होगी तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। मोहित एक शहर में रह रहे हैं तो शहर से जुड़े मुद्दे की बात मैं मोहित से करूंगा। अगर मोहित गांव आ जाएंगे तो मेरे लिए मोहित की कोई वैधता नहीं बचेगी। तो इसी तरीके से जो कांग्रेस है उसने वो कमांड खड़ी ही नहीं होने दी है, और कार्यकर्ताओं को तो तभी भरोसा होगा ना आपके ऊपर जब आप अपने नेता पर भरोसा करें। जब आपको नेता पर ही भरोसा नहीं होता, राजस्थान हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब अध्यक्ष बना रहे थे तब सबसे आगे नाम था कि अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत की मास अपील है। राजस्थान में तो कम से कम अशोक गहलोत के नाम पर वोट मिल जाता है कांग्रेस को। आपने पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले ही अशोक गहलोत को साइड कर दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको सीधे सीधे ये कहेंगे कि जो बीजेपी है वो अपनी लीडरशिप पे भरोसा जताती है, और कांग्रेस को यह डर रहता है कि अगर कोई बड़ा नेता राज्य में खड़ा हो गया तो फिर वो कहीं हमारे लिए चुनौती ना बन जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बात है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। अशोक गहलोत या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अब बीजेपी में, वो ऐसे नेता थे जिन्हें कांग्रेस आला कमान की जरूरत नहीं थी। वो दोनों इतने बड़े नेता थे कि कांग्रेस को उनके नाम पर दोनों स्टेट्स में वोट मिल जाता है। दोनों नेताओं का क्या हुआ है वो आप मुझसे बेहतर आप खुद समझ रहे होंगे सब लोग। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिता दी, क्यों वृद्धावस्था में आकर उनको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा? आप तो एक ही साइड ऑफ द आर्गुमेंट देख रहे हैं। इफ आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मोमेंट, ये भी तो हो सकता है कि अब जब उनको दिख रहा है कि बहती गंगा कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ है, तो वाई बी अ पार्ट ऑफ लूजिंग कॉज, और क्यों ना जीतते हुए उसके पार्ट बना जाए। तो इंस्टेड ऑफ बीजेपी अप्रोच कर रही है गहलोत को, गहलोत जी ने अप्रोच किया बीजेपी को, और अमरिंदर सिंह जी ने कहा चलो कांग्रेस साथ तो कुछ मिलने नहीं वाला है, आपके साथ ही चलते हैं। मोहित, कांग्रेस के साथ जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो उस व्यक्ति को कांग्रेस से और क्या मिलेगा? आप समझिए कि उसने मुख्यमंत्री का पद, यदि अमरिंदर सिंह की हम बात कर रहे हैं, तो किन कंडीशंस में छोड़ा। उस नवजोत सिंह सिद्धू वाला प्रकरण सबको याद होगा, क्या कंडीशंस बनाई गई। अब आप ये बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बीजेपी से कांग्रेस में गए, वो अगर इतने बड़े बन रहे हैं कि वो कैप्टन को काउंटर कर रहे हैं, तो क्या उसके पीछे आला कमान ने कोई वो संदेश नहीं देकर भेजा होगा? और अगर नहीं देकर भेजा था तो नवजोत सिंह सिद्धू की टांग खींचकर उनको कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं निकाला गया 6 साल के लिए? तो ये तमाम बातें हैं ना जिगर भाई। अब गुजरात की, जब हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, गुजरात में कांग्रेस को अगर अपनी लीडरशिप बनानी है ना, तो कांग्रेस को हर रीजन में, सौराष्ट्र में, बड़ौदा में, कच्छ में, हर रीजन में कुछ बड़े नाम खड़े करने होंगे। बड़े नाम से मेरा मतलब है कि वो ऐसे कार्यकर्ता जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर जाएं, हल्ला मचाएं। और मैं शब्द यूज कर रहा हूं, हल्ला मचाना। अगर यहां जहां हम बैठे हुए हैं, यहां अगर सुबह बिजली 10 बजे जाकर रात को 6 बजे आ रही है शाम को बिजली, तो ऐसा नेता चाहिए जो अगल बगल की सड़क पर जाकर 4 घंटा बैठ जाए कि यहां से वाहन तब गुजरेगा जब मुझे यह गारंटी मिलेगी कि अगले 1 साल तक बिजली कंटिन्यूअस आएगी। तभी तो जनता उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगी कि हां भैया, हमारी जो बिजली की परेशानी थी इस नेता ने खत्म करा दी। ऐसा कोई करना चाहता नहीं कांग्रेस में, और चाहते हैं कि चुनाव जीत जाएं। ऐसा कोई नेता ही नहीं है ना कांग्रेस के पास पूरे गुजरात में कि हमारे साथ आकर खड़े रहे कि भाई समझो कि खेडूत तो उसकी कोई परेशानी है, वो भी कुछ कर नहीं सकते। तभी कह रहा हूं ना, कोई ऐसा नेता आप खड़ा तो कीजिए। आप कोई ऐसा नेता, राहुल गांधी आ जाएं किसी भी हिस्से में, सिर्फ गुजरात नहीं किसी भी हिस्से में जाएं, यहां आए राहुल गांधी, कहें जिगर भाई ये जनता को कहें ये आज से मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी सब समस्या ये हल करेंगे। और फिर ये जो है सड़क पर उतरे अगले 6 महीने में, और सरकार की नाक में दम ना हो जाए, तब आप कहिएगा। लोगों को भरोसा जगेगा
कि राहुल गांधी ने बोला है तो ये अगले हमारे होने वाले नेता हैं, आप वो खड़ी तो कीजिए कमांड। जब तक वो खड़ा नहीं करेंगे तो 26 की 26, अभी 24 आने वाला है, 24 में भी जाएगी, और अगर यही हाल रहा तो 29 में भी जाएगी। देखिए, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि गुजरात जो है वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट्स में से एक है। सो जीडीपी में आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर पे है। सो एक तो जो बाकी स्टेट्स की तरह बिहार और राजस्थान और गुजरात पंजाब की जो समस्याएं हैं वो यहाँ थोड़ी कम है। दूसरा, एनर्जी सरप्लस स्टेट है, तो जो बिजली और पानी की समस्याएं हैं वो भी यहाँ थोड़ी कम है। तीसरा, जो पलायन है ऊपर के क्षेत्रों में वो बिहार का और जो वीकर स्टेट से ज्यादा है, वो यहाँ बिल्कुल या तो ना के बराबर है और या फिर साउथ से ज्यादा है। साउथ में मैं महाराष्ट्र को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, रादर देन ईस्टर्न साइड के जो यूपी और बिहार के जो मजदूर है उनका। अगर मैं आपसे पूछूं जिगर भाई, अगर कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछूं तो जैसी प्रॉब्लम्स पंजाब के किसानों को है या पंजाब के लोगों को है, वैसी कोई प्रॉब्लम्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में इतनी भयंकर प्रॉब्लम्स हैं कि बिजली नहीं आ रही है, पानी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं। नहीं, ऐसा कोई तो है ही नहीं कि बिजली ज्यादा बढ़ गई है कि पानी का ज्यादा है भाव। जो समस्याएं हैं, शहरी समस्याएं और गांव की समस्याएं, वो कैसी आपको लगती है? उस पर कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? शहर के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के जो शहर है उनकी समस्याएं क्या हैं? पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो गवर्नमेंट सेवाएं जो होनी चाहिए, जैसे एमसीडी स्ट्रांग नहीं है, टीचर्स की सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, सफाई की समस्या है, जन परिवहन की समस्या है, ये शहरी समस्याएं हैं। गांव की समस्याओं में बिजली नहीं आ रही है, गांव में पंचायत स्ट्रांग है कि नहीं है, पंचायत को फंड्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, रोड्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, जो डेवलपमेंट इंडेक्स है गांव का, गांव में स्कूल्स खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। ऐसी समस्याएं आपको दिखती है गुजरात में? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ बिजली है, गाँव में स्कूल है बढ़िया। आपके सबसे कितना बिजली जाती होगी गाँव में? मतलब बिजली कितनी देर जाती होगी दिन में? जाती नहीं है। ओके। हाँ, समझो कि कुछ ज्यादा पवन है, समझो ज्यादा बारिश है तभी जाती है, हमारे यहाँ बिजली नहीं जाती। ठीक है, अब ये जो इन्होंने बात बोली जिगर भाई ने कि गांव में भी बिजली ना के बराबर जाती है, हम ये मान लेते हैं कि जाती होगी, ना के बराबर जाती है, ठीक है। तो यदि मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट में गुजरात में अभी हाल वही होते जो आज से 25 साल पहले थे, यदि अभी भी यहां गांव में 10 घंटे बिजली, 8 घंटे बिजली जा रही होती, तो लोगों में एक वो परसेप्शन बनता कि बीजेपी जो है इस बार इनको हराना है क्योंकि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बीजेपी जीत रही है और काम नहीं हो रहा, काम भी साथ साथ हो रहा है। एक बार बीजेपी काम ना करे 5 साल, देखिएगा अगले 5 साल में सरकार बदल दी जाएगी, लेकिन वो सरकार बदलने के लिए कोशिशें जरूर करनी पड़ेंगी, और वो कोशिशें तभी हो सकती हैं जब आप कुछ नेताओं को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। गुजरात से मेरे को क्योंकि सिर्फ शक्ति सिंह गोहिल याद आते हैं, आपको कोई दूसरे नेता का नाम याद भी नहीं आ रहा होगा। देखिए, नेता तो बहुत हैं, पर फिर वही बात है कि पॉकेट्स में है। मतलब जो आप जैसे नाम ले रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल का, वो एक मास अपील के नेता थे। देखिए, भारत देश में चुनाव लड़ने का तो क्या है, चुनाव तो मैं ये बोलता हूं कि यदि जब चुनाव डिक्लेयर होंगे ना, तो चुनाव लड़ने के लिए भारत देश में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए वो AIADMK से टिकट ले आएंगे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए तो कैंडिडेट तमाम मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल कितने कैंडिडेट होते हैं, कैंपेनिंग कितने कैंडिडेट कर रहे हैं, डोर टू डोर कितने कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। जब 25 साल आप सत्ता से बाहर हो, 28 साल सत्ता से बाहर हो, तो या तो कार्यकर्ता ही नहीं बचा जो हर घर पर जाकर नॉक कर सके, ठीक है, और जो बचा भी, या आपको जो पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, जिन चीजों में आप शामिल हो सकते थे, उन चीजों से भी आप बाहर रहते हो। मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक याद आया, अभी जनवरी में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में मंदिर बना, कांग्रेस ने वहां जाने से मना कर दिया, उससे दूर रही। हम गुजरात में बैठे हैं, यहां हिंदू अस्मिता का जो मुद्दा है वो बाकी सब मुद्दों से ज्यादा बड़ा है। आपको क्या कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यह खुशी मनाता हुआ नजर आया कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? जिस तरीके से वो भगवा रंग के झंडे पूरे भारत में लगे, क्या आपने किसी कांग्रेस के नेता को देखा? और जो एक बोल रहे थे उसके लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन,
उन्हें आपने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया अभी पिछले हफ्ते ही। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को ओपनली बोलते, जैसे देखिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, अखिलेश यादव ने भी डिनाई किया था, पर उनकी वाइफ की फोटोग्राफ नहीं समझिए, अखिलेश यादव ने भी डिनाई किया और कांग्रेस पार्टी ने भी डिनाई किया। जो आर्ग्यूमेंट था डिनाई करने की, सहनशीलता कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, हमें मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, इसका सौभाग्य दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भारत देश पर बना रहे। कुछ व्यस्तताओं के चलते मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उद्घाटन होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम सब परिवार रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। ये लैंग्वेज थी जिसे शालीन भाषा कहा जाएगा। और कांग्रेस ने क्या आर्गुमेंट्स खड़े किए कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, ये तो सिरे से गलत है, हम इसमें कैसे जा सकते हैं। तो आप समझिए कि आपको पिक करना होगा कि पब्लिक किस तरफ जा रही है। वो आप कांग्रेस पिक ही नहीं कर पा रही है, 2 चुनाव हार चुकी है तब भी पिक नहीं कर पा रही है। अब वो क्या रीजन है, कौन है राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, खड़गे के कौन एडवाइजर्स हैं, वो उनकी समस्या है, वो उनको सॉल्व करना होगा। और अगर वही एडवाइजर सही नहीं कर पा रहे तो एडवाइजर्स बदलने की जरूरत है। देखिए, जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं और स्टेट्स की, गुजरात की रीजनल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे एमएलए जो चुनाव हुए अभी, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को वहीं पे लॉस हुआ जहां पे ओपन कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जैसे आदिवासी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वसावा जी का नाम पूरा वो है। आप कैसे देखते हैं कि कितना वो इस बार इम्पैक्ट कर पाएंगे लोकसभा चुनावों में? जो आदिवासी मुद्दे उठा रहे हैं वो लोग, उनका कितना इम्पैक्ट रहेगा? ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा। देखिए, लास्ट टाइम जब अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुए तब आपने दावा किया था कि हम सारी सीट ले रहे हैं। जीशुदान गढ़वी और 5-6 बड़े बड़े नाम खड़े किए, और साथ में वसावा जी से मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, उनका वृद्ध है जो आदिवासी लीडर है, उन सब की सपोर्ट के साथ एक लहर चलाई गई कि इतने तो हम ले ही जाएंगे। पर अंत में क्या हुआ, वही 5 जो कॉन्टेस्टेबल सीट्स थी जहां पे ओपन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ आदिवासियों का कि हमारे रिसोर्सेज हमें मिले, जो नेता हो वो भी आदिवासी उसका हो, और हम ये धर्म के उसमें नहीं जा रहे हैं। जितने भी बीजेपी की आइडियोलॉजिकल बातें थी उन्होंने सारी रिजेक्ट मार दी कि भाई हमें बिजली नहीं चाहिए, हम तो जंगल में रहते हैं, हमें खेती के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे रिसोर्सेज को हमें ही दोहन करने का मौका मिलना चाहिए। सो जो आदिवासी बेल्ट की जो समस्याएं हैं वो कितना इस चुनावों में आपको लगता है इम्पैक्ट करेंगी या नहीं करेंगी आपके हिसाब से? क्योंकि वो लोकल रीजन थे, इसलिए जनता ने जो है उस टाइम बीजेपी को नकार दिया, पर देश के लेवल पे शायद जनता के पास या तो ऑप्शन नहीं है और या फिर वो मुद्दे देश के लेवल के नहीं है, इसीलिए स्टिल बीजेपी को चूज करेगी जनता। नहीं, गुजरात के अंदर तो बीजेपी ही आएगी, लेकिन जो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उसके अंदर जितना हो सकता है उतना करेंगे ना, वो क्यों नहीं करेगी बीजेपी। ठीक है, देखिए आपने अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आम आदमी पार्टी का कि वो आदिवासी बेल्ट जो है उसमें आकर उन्होंने वो चुनाव लड़ा और वो 5 सीटें जीत कर भी गए। आम आदमी पार्टी गुजरात के लिए एकदम नई पार्टी थी। कांग्रेस तो बीजेपी से भी पहले से है। वो 5 सीट, क्या वो जो मुद्दे जो केजरीवाल को जो नजर आए वो मुद्दे क्या कांग्रेस को नजर नहीं आ रहे थे? आप बहुत ही फनी बात कर रहे हैं। एक्चुअली जब बीजेपी से पहले कांग्रेस पावर में थी, सत्ता में थी, तब अनफॉर्चुनेटली वही मुद्दे जो थे वो कांग्रेस के गले का नासूर बने हुए थे। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए चाह के भी कांग्रेस जो है उस बेल्ट में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, बिकॉज जब पहले 30 साल वो पावर में थे उन्हीं के ही टाइम पे वो सारे नेता खड़े हुए थे। देखिए यही तो समस्या है। अब किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें दी थी एमएसपी लागू करने के लिए वो सिफारिशें लागू कर दो, और वो आई 2005 में, 2006 में, वो 2004 से 6 तक वो 4 या 5 सिफारिशें अलग अलग आई। उस टाइम पर कांग्रेस पावर में थी। 2010 में कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया कि यदि हमने ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट कर दी तो देश में अराजकता फैल जाएगी, पैसा लोगों के पास होगा ही नहीं, लोग गरीबी और वो तमाम चीजें, देश कंगाल हो जाएगा।
ये आर्गुमेंट था। अब राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो उस सिफारिशों को लागू क्यों नहीं कर रही। जब आप ऐसे पॉलिटिक्स करोगे तो पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। केजरीवाल ये पॉलिटिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो तब नहीं थे 2006 में जब वो रिपोर्ट आई थी, तो भगवंत मान और केजरीवाल ओपन सपोर्ट देकर किसानों को और ये कोशिश कर सकते हैं कि किसान मेरे साथ जुड़ जाएं। कांग्रेस नहीं कर सकती। तो जब आप एक चीज नहीं कर सकते तो आपको पॉलिटिक्स करने के दूसरे तरीके खोजने होंगे जो कांग्रेस नहीं खोज रही है। तो इनोवेशन की प्रॉब्लम तो है ही, ग्रास रूट लेवल पे लीडर्स को इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, जो इस्टेब्लिश लीडर्स थे उनको साइडलाइन किया जा रहा है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स कांग्रेस की हैं, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। पर आपको क्या लगता है, अगर आपका विश्लेषण बाहर नेशनल लेवल पे, इस बार सीटें एक दो कम होती लग रही हैं या नहीं लग रही है बीजेपी की? जी गुजरात में जी नहीं, मुझे लग रहा है कि पूरी 26 बीजेपी के पास। अगर एक कम होगी, कोई एक सीट अगर कम होगी तो वो कांग्रेस को नहीं जाएगी, वो आम आदमी पार्टी को भले ही चली जाए, नहीं तो 26। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस खुद को नए टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रही है। देखिए, जब बच्चा किसी एग्जाम में बैठता है ना, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं, जब बच्चा एग्जाम में बैठता है और पता लगा कि बच्चे ने या तो पढ़ाई नहीं की थी या जो भी पढ़ा था उसके ठीक उलट जो है एग्जाम में आया है, तो 100 में से 33 नंबर लाने के लिए ना बच्चे कुछ करते हैं। बगल वाले से पूछेगा यार इसका आंसर बता, सामने वाले से कहेगा यार पिछले वाले का आंसर थोड़ा सा दिखा दे, बाकी मैं लिख लूंगा। वो कोशिश करता है, वो इनोवेशन होता है जो एग्जाम हॉल में बैठकर आता है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई वो आ ही नहीं रहा है कितने साल से, तो उसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी होती है। बच्चों को घर से माँ बाप थोड़ी ट्रेन करके भेजते हैं कि तुम्हें ये सब भी करना है। वो बच्चा वहां बैठ के खुद सोचता है और खुद उस तरीके से काम करता है। या अगर उसे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और 20वें का आता है तो वो सोचता है कि पहले 20वां लिख देता हूं, पहले से बाद में डील करेंगे। लेकिन यहां वो भी नहीं हो रहा है। तो जिगर भाई, आप क्या बोलते हैं, 26 या एक दो कम? शायद एक जाएगा, एक 99% 26 आएगी। 26 आएगी। मोहित? आएगी। वही एक का ही डाउट है, जो आदिवासी बेल्ट की जो सीट है वो एक शायद इस बार थोड़ी हिलती लग रही है, बिकॉज आदिवासी मूवमेंट जो है बहुत तेज हो रहा है और वो जेल में है, जेल से ही आंदोलन चल रहा है, तो वो एक सीट जाती हुई लग रही है। पर अभी समय है, चुनाव डिक्लेयर थोड़े दिन पहले आए थे और उनको बीच में ही छोड़ के परसों जाना पड़ा यहाँ से। आई थिंक वो इसी इशू से डील करने आए थे। हो सकता है एक दूसरा चक्कर लगे और वो शायद बना लिया जाए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चक्कर वो जब मोदी जी उतरेंगे और कहीं पर मेरे परिवारजनों जब सुनाई देगा तो फिर सारे फैक्टर्स जो होते हैं विपक्ष के वो तो उड़ ही जाते, क्योंकि अभी के दौर में तो कम से कम पूरे विपक्ष में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा कर दे। तो बराबरी छोड़िए, उनसे 19 भी हो, अभी तो 15-16 वाले ही, अभी तो 17 पर भी नहीं पहुंचा है कोई विपक्ष में। सो ये था हमारा आज का विश्लेषण। आई थिंक ये बिल्कुल सुरक्षित होगा कहना कि बीजेपी फिर दोबारा से अपना वर्चस्व गुजरात में कायम रखने वाली है। सारी सीटें, एक जो कंटेस्टेड है शायद ना जाए, बाकी 26 में से 25 सीटें तो गारंटेड बीजेपी लेके जा ही रही है इस लोकसभा चुनाव में। और एक बार फिर मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहने ही वाले हैं।